हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। 2 साल पहले 2021 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया था। और कुछ दिन पहले यानी कि 4 जनवरी 2023 को यूनियन कैबिनेट ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी को अप्रूव किया विद द टोटल इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपीज। रोज इतनी सारी पॉलिसीज आती हैं, फिर इस पॉलिसी के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं और यह हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से अच्छा क्यों है, भारत सरकार नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी से क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहती है और भारत सरकार ने इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास अभी तक किए हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहला प्रश्न कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एलिमेंट है, लेकिन शुद्ध या एलिमेंटल हाइड्रोजन बहुत दुर्लभ है। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ H2O यानी पानी जैसे कंपाउंड में मौजूद होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट को पानी से गुजारा जाता है तो यह इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसे एलिमेंटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देता है। अब हाइड्रोजन के अलग अलग कलर्स क्यों जुड़े होते हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि। तो हाइड्रोजन से जुड़े रंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रिसिटी के स्रोत को इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से किया जाता है, लेकिन इसका एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह यदि कोयले का उपयोग किया जाता है तो उसे ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। फाइनली, अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता, तो इस तरह बनी हुई हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब ये सोर्स विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी भी हो सकता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत क्यों है, या फिर इसको फॉसिल फ्यूल के ऊपर इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है। देखा जाए तो अभी विंड पावर और सोलर पावर के जरिए भी एनर्जी पैदा की जा रही है जिनसे प्रदूषण नहीं होता, लेकिन यह हर इंडस्ट्री में काम नहीं आती है। मान लीजिए कि तमाम गाड़ियां चलाने, ट्रेनें चलाने में, बहुत सी फैक्ट्रियों में भी इनसे आसानी से काम हो जाता है, लेकिन आज भी स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में कोयले की जरूरत पड़ रही है। वहीं एयरलाइन और पानी के जहाज़ों के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत पड़ रही है। देखा जाए तो सिर्फ सोलर एनर्जी या उससे मिली बिजली ये सब नहीं चला पाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहते हुए नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन ऊर्जा का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी कंट्रोल पर यूनिट ऑफ वेट। यही कारण है कि इसे रॉकेट ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन विशेष रूप से जीरो उत्सर्जन के साथ ऊर्जा के सबसे क्लीन सोर्सेज में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन एमिशन इसका लगभग जीरो है। इसी कारण से हाइड्रोजन ऊर्जा का इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइन और पानी के जहाज़ों में लंबी दूरी के लिए हो सकता है। इसे स्टोर किया जा सकता है और फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर के देश ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता के निर्माण पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद भी कर सकता है। अब जहाँ हाइड्रोजन को फॉसिल फ्यूल का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है और इस पर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, टोयोटा जैसी कंपनियां बहुत ही एग्रेसिवली इसके प्रचार प्रसार पे काम कर रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन के तमाम फायदों के बावजूद इसके नुकसान भी हैं, जिसमें कि सेफ्टी का रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क महत्वपूर्ण है। अगर बात सेफ्टी यानी सुरक्षा की करें तो हाइड्रोजन बहुत अधिक ज्वलनशील होती है, यानी अगर डीजल पेट्रोल का टैंक लीक हो जाए तो वो जमीन पर फैल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन टैंक में छोटी सी चिंगारी या लीक का अंजाम भयानक हो सकता है। सन 1937 में एक बड़े एयरशिप हिंडनबर्ग में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसमें सवार 97 लोगों में से 36 लोगों की जान चली गई। उसके बाद एयरशिप को असुरक्षित कहा जाने लगा और इसी वजह से पूरी एयरशिप इंडस्ट्री डूब गई। इसी तरह 2011 में जापान में भूकंप आया और सुनामी आई। इसकी वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हाइड्रोजन की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ, लाखों लोगों को वहां से मूव किया गया और अभी भी उसका असर देखने को मिलता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और प्रसार के लिए सरकार एक बहुत बड़ा निवेश कर रही है। अगर इसके साथ एसोसिएटेड सेफ्टी रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया गया तो यह कदम एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी हो सकता है। एलन मस्क जैसे कुछ लोग हाइड्रोजन फ्यूल को एक स्टूपिड आइडिया मानते हैं और कहते हैं कि यह इकोनॉमिक वायबल सोल्यूशन नहीं है। पर इन सारी बातों को अलग कर हम यह प्रश्न स्वयं से करें कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल इत्यादि का दूसरा विकल्प क्या है।
तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन से बेहतर कोई विकल्प नहीं दिखाई देता। इस मिशन में कहा गया है कि भारत 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के साथ कम से कम 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करेगा। 2030 तक इसमें 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और लगभग 6 लाख से अधिक नई नौकरियों के सृजन की परिकल्पना की गई है। सबसे महत्वपूर्ण, इससे फॉसिल फ्यूल के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कम्युलेटिव कमी आएगी। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि इसी की वजह से लगभग 50 मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत लगभग 500 रुपये प्रति किलोग्राम है और सरकार को अपनी नीतिगत पहल के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की लागत को अधिक से अधिक कम करने की उम्मीद है, जिससे कि इसकी बिजनेस वैल्यू बढ़े और मास लेवल पर इसका एडॉप्शन रेट भी बढ़े। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सबसे उत्साहजनक संकेत भारत के उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा दिखाई गई रुचि है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी समूह जैसे बड़े ग्रुप्स ने ग्रीन हाइड्रोजन में भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। आज की डेट में ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी, रिलायंस, लार्सन एंड टर्बो, एमटार, ग्रीनको, एक्मे, लिंडे, इंडियन ऑयल कॉर्प एंड गेल लिमिटेड। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 5 जनवरी को संवाददाताओं से कहा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश को शुरुआती बढ़ावा देने के लिए छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रोलाइजर पर आयात शुल्क माफ करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए 17,490 करोड़ रुपए का इंसेंटिव ज्यादातर उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा। इससे प्राइवेट कंपनीज ज्यादा अट्रैक्ट होंगी इस क्षेत्र में काम करने के लिए। जहां सरकार पॉलिसी बिल्डिंग, इंसेंटिव्स ऑन प्रोडक्शन या PLI स्कीम पर साथ में काम कर रही है, वहीं भारतीय एनर्जी कंपनियों ने भी अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2035 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी योजनाएं तैयार की हैं, जिसमें अगले 3 वर्षों में $10 अरब यानी 81,000 करोड़ रुपए खर्च करना शामिल है। इस योजना का एक हिस्सा लो कॉस्ट और एफिशिएंट मॉड्यूलर इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करना है, जिसका उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन के कैप्टिव उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसी योजना के तहत रिलायंस इंडस्ट्री 8 बिलियन की लागत से 4 गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेगी। रिलायंस की तरह अदानी एंटरप्राइजेज भी एकीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा और H2 इलेक्ट्रोलाइजर परियोजनाएं स्थापित करेगी। अदानी एंटरप्राइजेज अपनी सहायक अदानी न्यू एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में 50 बिलियन यानी लगभग 4,15,000 यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। इस तरह लार्सन एंड टर्बो, एक्मे सोलर, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी इत्यादि में ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर अपने अपने तरीके से काम कर रही है। दशकों से घरेलू ऊर्जा की कमी भारत के वैश्विक स्तर पर उभरने में बाधा बनी रही है। देश का बहुत सारा पैसा तेल इंपोर्ट करने में जाता है। इसके अलावा कहीं न कहीं स्ट्रेटेजिक तौर पर भी ये हमें प्रभावित करता है। अभी हमारे पास चिंता करने के लिए एक बड़ा और वोलेटाइल ऑयल बेल है और कटिंग एज R&D जो कम लागत वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करे, उससे तेल की चिंता को काफी कम किया जा सकता है। नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी मिशन के साथ सरकार का यह प्रयास उस दिशा में एक सही कदम है। हम भी कामना करते हैं कि सरकार लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं प्रयोग के इस प्रयास में सफल हो और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़े। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।